ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 6 इन्वेंट्री। होप आपने लास्ट 5 लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर रियल लाइफ। इन्वेंट्री सीएफए लेवल 1 करते हैं तो इन्वेंट्री, सीएफए लेवल 2 करें तो इन्वेंट्री, एसीसी करें तो इन्वेंट्री, आईएफआरएस डिप्लोमा करें तो इन्वेंट्री, सीपीए करें तो इन्वेंट्री। बेटे इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। मैं बेटे जो करा रहा हूं ना आपको, वो रिलेशनशिप के बेसिस में करा रहा हूं। आपके कैप्लॉन और आपके बीबीबी में दे हैव नॉट गिवन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बट आई एम डूइंग इट इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आई विल बी कवरिंग ऑल द पार्ट्स, बट आई विल बी डूइंग एज पर द रिलेशनशिप। मैंने बेटे 5 लेक्चर्स, आज 5th लेक्चर है। इन लास्ट 4 लेक्चर्स आई हैव बिल्ड अप द हेलीकॉप्टर पैड, फाउंडेशन बनाने की कोशिश की कि व्हाट इज इन्वेंट्री, what are the thought process in relation to inventory, what are the methods to calculate inventory equation, and then why we pass journal entries for the adjustment entry for closing stock, and what are in the last lecture what are the methods for calculating the cost of that inventory। और उसके बाद मैं आऊंगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जबकि आपके कैप्लॉन में पहले दिया हुआ है। बेटे आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मेरी बात को सुने, आप रजिस्टर ओपन करें, फालतू की बात नहीं, जल्दी से please open your register, chapter number 6 inventory, lecture number 5, and today I will be discussing with the 5 methods, with the methods। और यहां पे लिखा हुआ है never give up hope। बेटे आप अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी ना छोड़ें। never give up hope, आप होप को ना छोड़ें। बेटे ये पूरी दुनिया कोविड-19 के बाद तो ऐसा लगता था दुनिया ही खत्म हो जाएगी, बट सबने होप रखी। कुछ बच्चों ने तो एसी से छोड़ दिया, उन्होंने कहा सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, एसी से करके क्या फायदा, एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। बट सम स्टूडेंट्स दे हैव केप्ट होप, और लगे रहे करते रहे। और बेटे जहां मिल गया, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी और अपना बेस्ट एफर्ट देना है। बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 5 में मुख्य तौर पर the main topic in this today's lecture will be, I will be discussing the practical aspects of the methods of calculating the cost. We have discussed in the last lecture that what are the methods, 3 methods. In reality there are 5, but ACC people they have given 3. So I'm not discussing LIFO, I'm not discussing simple average, I will be only discussing स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बेटा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फीफो मेथड डिस्कस किया था, वेटेड एवरेज डिस्कस किया था। और बेटा वेटेड एवरेज में 2 थे, पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूअस। अभी देखेंगे, पहले आप मेरी स्लाइड्स में भी आए या चलिए देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, आज हैंड रिटन स्लाइड्स कम है, आपको अपनी मेरी पीपीटीज और कैप्लॉन का मटेरियल निकालना पड़ेगा, वहां से हम करेंगे। बट स्टिल एक बार आप देखिए मैंने कितना बढ़िया सा डायग्राम प्रिपेयर किया है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट फ्लो मेथड्स, स्पेसिफिक कॉस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। तो दीज आर द 3 मेथड्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट वी हैव डिस्कस, बट इनका प्रैक्टिकल एम्फोसिस आज हम करने वाले हैं। तो आप जल्दी से मेरी वाली स्लाइड एक बार निकाल लें। और बेटे बड़ी प्यारी सी स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं आप ही के लिए, आप ही का तो हूं, दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड्स फॉर यू। तो थोड़ा सा मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट इज लाइक दैट द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूं आपके लिए कि आपको थोड़ा सा समझ आए। इट इज लाइक द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग इन्वेंट्री विल चेंज, and as I have told you that unit price will change as per demand and supply। तो परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो परचेज कॉस्ट कम वाली लें, ज़्यादा वाली लें, बीच वाली लें, उसकी बात कर रहे हैं। ओवर टाइम as a result from must select the cost flow method। बेटे हमें कॉस्ट फ्लो मेथड सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज इफ आई विल नॉट सिलेक्ट दोज कॉस्ट फ्लो मेथड एंड और उसको मैं कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करूंगा, तो माई इनकम स्टेटमेंट एंड माई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट विल नॉट गिव मी अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सो दैट दे शुड गिव मी अ ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके लिए आई विल बी फॉलोइंग दीज मेथड्स, ठीक है जी। एज पर IAS2 आई हैव डिस्कस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। बेटे IASB का नाम मालूम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। उसने IAS2 में ये बताया कि 3 मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग 3।
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बताया था, जॉब 205 और जॉब 206 का एग्जांपल दिया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, जस्ट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय, यू नो व्हाट आई मीन बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद बेटे मैंने आपको दिया था वेटेड एवरेज, जब हम मिक्सचर कर देते हैं डाबर का च्यवनप्राश, व्हेन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, वी कैन नॉट फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज विच, सो वी जनरली कैलकुलेट एज पर वेटेड एवरेज मेथड। तो बेटे 3 मेथड्स हम आज प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिकली लास्ट लेक्चर में बताया था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब स्पेशल मटेरियल, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल जॉब के लिए, एंड इट कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल। आप अलग अलग कर सकते हैं, गधे अलग हो सकते हैं, घोड़े अलग हो सकते हैं। सो व्हेन आई कैन डिस्टिंग्विश दैट इन्वेंट्री विच इज परचेज फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्डर, so I will easily follow that unit cost method or specific identification method। बेटा दूसरा मेथड है for special or dear for outside normal course of business used by entities with a small number of costly items like jewelers, diamonds। मैंने एग्जांपल दिया है डायमंड्स के केस में, यू नो सॉलिटेयर की कॉस्ट अलग है एंड वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश इट। 1 पीस की कॉस्ट अलग है, 2 पीस की कॉस्ट अलग है, स्मॉल पीस की कॉस्ट अलग है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन डू इट। तो उन केसेस में वी जनरली फॉलो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। IS2 परमिट यूज ऑफ FIFO weighted average cost method for interchangeable item for determining the cost of inventory। It means those costs which are interchangeable, जो मिक्स हो जाती हैं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पहले कौन सी खरीदी थी, बाद में कौन सी खरीदी थी। अब दूध है, दूध पहले 10 लीटर था, अब नया दूध आपने डाल दिया, अब दूध मिक्स हो गया। आप हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश दैट दिस इज पहले वाला दूध और दिस इज बाद वाला दूध? It means the material, the inventory which I cannot distinguish it, it is named as, for that we can follow FIFO और weighted average। लास्ट इन फर्स्ट आउट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बेटे यूएस गैप में अलाउड है, इट इज नॉट अलाउड इन IFRS, दैट वी विल सी इन F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखेंगे। मैं आज चाहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन में आ जाएं। बेटे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैप्लॉन का लिया है, अगर आपने इसका प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ मेरी PPTs का, तो आप कैप्लॉन भी निकाल सकते हैं। बेटे कैप्लॉन में देखें तो यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं इसका भी, ये देखिए, बट इसमें थोड़ा सा लास्ट में मिलेगा क्योंकि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट इन्होंने लास्ट में डिस्कस किए हैं और मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। बेटे बस ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस है नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट डन इट ऑर्गेनाइज मैनर। मैं थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। एक बच्चा कहता सर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ACC वालों ने नहीं। हाँ बेटे ऐसा ही है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर्स जब करते हैं तो आपको ज़्यादा बातें समझ आती हैं। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। ये देखो ये 2 जनवरी, अच्छा ये नहीं है, ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। यही है बेटा, देखो मैंने उसको वहां से लिया है। ये आपके पास अगर कैप्लॉन है तो कैप्लॉन से देख लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग नंबर क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मैंने ब्यूटीफाई कर दिया, तो आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम माई स्लाइड्स। अब बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी। बेटे पहली तारीख को बिजनेस कमेंस हुआ, ठीक है जी, पहली तारीख को बिजनेस कमेंस हो गया, बिल्कुल ठीक है, पहली तारीख को बिजनेस कमेंस हुआ। एंड वी हैव यू नो एंड परचेजेस वर मेड एज फॉलोज। और बेटे फिर परचेजेस होनी शुरू हो गई, बिकॉज बिजनेस का मेन पर्पस ही परचेज करना है। जनवरी में ये परचेज किया, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, वी हैव परचेज दिस 6 मंथ्स। बेटे 300 यूनिट खरीदे $2 के बेसिस में, तो ये आ गया आपके सामने। अच्छा 380 यूनिट खरीदे $2 के बेसिस में, 760, 400 यूनिट्स ₹2.5 के बेसिस में, 1000, 350, ₹2.5, 875। so like this we have purchased January, February, March, April, May, June, 30 दिन, 6 months, 180 days we have purchased this much. In June 1420 articles were sold। वो कहता है जून में हमने 1420 आर्टिकल बेच भी दिए। It means we have not sold in January, February, March, April, May,
जून, एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये जून के लास्ट में बेचे हैं. यू नो इट इज नॉट गिवन इन द एग्जामिनेशन इन द क्वेश्चन कि जून में कब बेचे हैं. इट कैन बी ऑन द 1st जून, इट कैन बी ऑन 15th जून, बट आई विल अज्यूम दैट बीइंग इन द बिकॉज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट आई विल फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट. आई विल अज्यूम दैट दीज यूनिट्स आर बीइंग परचेज एट द एंड ऑफ द जून, दैट इज ऑन 30th जून. So that will make my question very easy, even if it is not clear. अगर नहीं भी दिया हुआ तब भी आप यही मानेंगे कि जून के लास्ट में बेचे हैं आपने. ठीक है जी. तो मैं आ रहा हूं जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी? इट मीन्स आपको इन्वेंटरी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यूजिंग FIFO. नीचे आपको ऑप्शन दी हुई है, यू हैव टू सी विच वेदर ऑप्शन नंबर A, B, C कौन सी ऑप्शन ठीक है. बड़ा ही सिंपल है, आप एक बार पढ़ लीजिए. हम आराम से करेंगे, साथ साथ करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे. आप जरा सी भी टेंशन मत लें. मैं थोड़ा सा ये रब कर दूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए. आप तब तक एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने यूनिट्स खरीदे, परचेजेस कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग कितना है. ओपनिंग तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, खाली परचेजेस गिवन है. ठीक है जी. आप देखिए परचेजेस ही गिवन है, ओपनिंग तो गिवन ही नहीं है. ओपनिंग इज नॉट गिवन, ओपनिंग इज नॉट गिवन. ठीक है. तो इसको करने के बड़े सारे मेथड्स हैं. वैसे तो हम इसको बड़े अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं. मैं एक बड़ा शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं. FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले खरीदा था हम उसको पहले सेल कर देंगे. इसका मतलब जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा दैट विल बी करंट ईयर परचेज. जो लेटेस्ट, जो नया अभी अभी खरीदा है वही हमारे पास है. जैसे हम घर में सब्जियां लेकर आते हैं तो बेटे पहले पुरानी सब्जी, पुराने फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं और नए फ्रूट्स, नई सब्जियों को बाद में कंज्यूम करते हैं. सो सिमिलरली लाइक दिस ओनली वी विल फॉलो इन FIFO. वेरी सिंपल, कोई मुश्किल ज़्यादा है नहीं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इस तरह से हम करते हैं. ठीक है जी. अब देखिए मैंने 1420 यूनिट्स को सेल कर दिया. आप जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए. मैं अपना कैलकुलेटर लाया नहीं, ला रहा हूं. आप तब तक निकालिए, मैं भी आ रहा हूं. ये आ गया जी कैलकुलेटर लेकर. चलिए सर, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं. मैं कैलकुलेटर लेकर आ गया हूं, आप भी कैलकुलेटर लेकर आ जाइए. मोबाइल फोन के कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है, आपकी आईज और वीक हो जानी है. और अलाउड ही नहीं है मोबाइल फोन, तो एग्जामिनेशन में कहाँ अलाउड है. तो आप अभी से कैलकुलेटर से करें. अब आप बताइए 1420 यूनिट्स हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं और टोटल क्वांटिटी है 2420. तो मुझे ये देखना है कि ये जो 2420 है इसमें कौन से क्लोजिंग स्टॉक का पड़ा है. और बेटे FIFO में हम पहले यूनिट्स जो खरीदे उसको पहले इशू कर देते हैं. तो देखिए जी, मेरे पास 1420 में देखना है कि कहाँ पे जाके मेरी गाड़ी कंज्यूम हो जाती है. बेटे ये 380 और ये 400 यूज हो गए होंगे और ये 350 भी यूज हो गए होंगे. आराम से देख लीजिए. मैं क्या कर रहा हूँ, 1420 माइनस 380. बेटे ये आ गया 1040 माइनस 400. बेटे ये आ गया 640 माइनस 350. ये आ गया बेटे 290. इसका मतलब मैंने यहाँ से 290 किया है. मैंने यहाँ से 290 किया है बेटे. यहाँ से 290 इशू हुए आराम से. देखिए मैंने आपको कहा देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैथमेटिकली आप शुरू आगे से कान को पकड़ो या घुमा के कान को पकड़ो, कान तो पकड़ा ही जा रहा है. मैंने एक इजी मेथड बताया कि जो 1420 यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए, मैंने सबसे पहले वो जनवरी के इशू किए होंगे. तो मैंने 1420 में से जनवरी 380 लेस कर दिए क्योंकि वो तो मैंने इशू कर दिए होंगे, बेच दिए होंगे. तो बाकी कितना बच गया, 1420 में से अगर मैं 380 लेस करता हूं तो बेटा ये बचता है 1040. ठीक है जी. इसका मतलब अभी 1420 में से आई हैव इशूड 380 यूनिट्स ऑफ जनवरी. तो अभी 400 यूनिट्स जो फरवरी में खरीदे थे वो भी इशू कर दिए होंगे बिकॉज आई एम फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. तो मैं माइनस 400 कर रहा हूं, दैट कम्स टू 640. इसका मतलब आई हैव इशूड जनवरी परचेजेस, आई हैव इशूड फरवरी परचेजेस, स्टिल आई हैव टू इशू 640.
एंड इन मार्च 350 यूनिट्स आई हैव परचेज, वो भी इशू कर दिए होंगे, तो माइनस 350 दैट कम्स टू 290। तो बेटे 290 यूनिट अभी भी रहते हैं जो 1420 यूनिट जो मैंने इशू किए सेल किए उसमें। तो बेटे वो 290 मैंने यहां से तो इशू किए होंगे अप्रैल के महीने से। आप बताइए अप्रैल में परचेज कितने किए थे? अप्रैल में परचेज किए थे बेटे 420 माइनस 290, तो कितने रह गए? 130। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे, किस बात की जल्दी करनी है आप ये बताओ। 130 रह गए बेटे अप्रैल के महीने के, 430 रह गए बेटे मई के महीने के, और 440 रह गए बेटे जून के महीने के। आई एम फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो यूनिट्स पहले खरीदे थे उनको पहले हम इशू करते हैं, ये बात तो हमें क्लियर ही है। तो मैंने वैसे ही किया, जो इशू हो गए तो खत्म कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 1000 यूनिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2420 में से मैंने 1420 तो इशू कर दिए। जरा टोटल करें इसका क्या 1000 आ रहा टोटल 130 प्लस 430 प्लस 440, बेटे 1000 यूनिट्स आ रहे हैं, तो मेरा चेक हो गया। अब इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 130 इंटू 2.75, ठीक है, 130 इंटू 2.75। उसके बाद हमारे हैं जी, उसके बाद 430 अभी दिख नहीं रहा इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 430 इंटू 430 है बेटे, 430 इंटू 3 और 440 इंटू 3.25। ये तो बेटा पूरा ही वही है 430 इंटू 3, तो ये तो 1290 ले लो, ये इतना ले लो। खाली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अप्रैल के महीने की। तो दैट इज 130 इंटू 2.75, दैट कम्स टू 357.5। तो आप देख लीजिए 357.5 प्लस 1290 प्लस 1430, आराम से बेटे कोई जल्दी नहीं है। 357 प्लस 1290 प्लस 1430, ये आ गया जी 3077। दिस इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। बेटे ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखिए 3077 यही है। इसका मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि 3077 क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट कर लिया। 3077 यहाँ पे भी नहीं है, 3077 यहाँ पे भी नहीं है। इट मीन्स दोनों में से अगर आपने एक पार्ट भी पहले कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड यू कैन इजीली अज्यूम। वैसे स्टिल आई विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर यू। मैं अभी आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। 1420 यूनिट्स मैंने बेचे हैं, तो बेटे वर्टिकल फॉर्म लेंगे। सेल्स आ गया $7000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे। प्रॉफिट आना चाहिए 3567। अब हम इसकी कॉस्ट को देख रहे हैं बेटा। कॉस्ट को कैसे देखेंगे बेटा? टोटल कॉस्ट देखिए कितनी है, 6510 टोटल कॉस्ट। ये देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा आपको दिखे। 6510 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 3077। ये लो बेटे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। बैलेंस ही पता, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। लास्ट क्लास में नहीं बताया था। 6510 माइनस 3077 दैट कम्स टू 3433। बिल्कुल ठीक है बेटे, माइनस 7000 कर दें तो आ जाएगा 3567। यही आंसर है। आप आराम से देख लीजिए, मुश्किल है ही नहीं यार, कैसी बातें करते हो, 3rd 4th क्लास के बच्चे कर लें। मैं भूपेश आनंद आपका टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको कराऊं, उसमें वेटेड एवरेज की सारी बातें करें। तो बेटे आप कैप्लॉन में आ जाइए। मैंने ये क्वेश्चन अपने पीपीटी में नहीं लिया गलती से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे बाद में लगा, तब तक पीपीटी बन चुकी थी, तो मुझे लगा चलो मैं कैप्लॉन से करा दूंगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10। बेटे आराम से कैप्लॉन निकाल लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं बेटा, आराम से, कोई घबराने की बात भी नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा और आपको समझ आएगा। मैं इतना तो बता ही दूं बेटे। एक बात मैंने थोड़ी सी बतानी है कि अगर आप मेरी बात थोड़ी सी माने तो एक ये फॉर्मेट बना लें। हम जनरली बेटे वेटेड कॉस्ट में ना, क्योंकि कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं, तो एक फॉर्मेट बनाए तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेंटरी
cost. In case of continuous weighted average cost method. आराम से बेटे देखो, मैंने आपके सामने खड़ा हूं और आप बैठे। मैं गर्मी में भी मैंने कोट पहना है क्योंकि मैं डेकोरम मेंटेन कर रहा हूं, तो आपके लिए कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको ईमानदारी से देखें। तो इसमें पहला कॉलम हम डेट का बनाएंगे, दूसरा कॉलम हम ट्रांजैक्शन का बनाएंगे, तीसरा कॉलम हम यूनिट्स का बनाएंगे, फोर्थ कॉलम हम कैलकुलेशन का बनाएंगे और फिफ्थ कॉलम हम टोटल कॉस्ट का बनाएंगे। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, आप थोड़ा सा छोटा मोटा बना सकते हैं। ये बेटे मैंने लिखा डेट, ये लिखा बेटे मैंने ट्रांजैक्शन, दिस इज ट्रांजैक्शन, दिस इज ट्रांजैक्शन, दीज आर यूनिट्स, ये यूनिट्स है बेटा, ये कैलकुलेशन है और ये कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है बेटा। आराम से देखो, थोड़ी सी पीछे तंगी हो गई, कोई बात नहीं। तो मैं कभी भी वेटेड कॉस्ट फॉलो करूंगा तो बेटे मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करूंगा, वेदर आई एम फॉलोइंग पीरियोडिक वेटेड कॉस्ट और वेदर आई एम गोइंग फॉर परपीचुअल वेटेड कॉस्ट। अब पीरियोडिक और परपीचुअल में डिफरेंस है, मैंने बड़ा अच्छा स्लाइड में इस बात को आपको स्पेसिफाई किया है दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक। इट मीन्स आप इन्वेंटरी को दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो पीरियोडिक कर सकते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अकाउंटेंट रेगुलरली बियर नहीं कर सकती, तो वो पीरियोडिकली पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखती हैं। अकाउंटेंट जब आएगा उस दिन वो सारे बिल रखेगा, उस दिन कैलकुलेशन कर देगा। बट इफ केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर ह्यूज परचेज ट्रांजैक्शंस, ह्यूज सेलिंग ट्रांजैक्शंस, सो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन दे हैव टू अपडेट देयर स्टोर लेजर. So in that case we have to follow perpetual inventory system, perpetual inventory management system. ऐसा समझ लीजिए कि जो perpetual inventory management system है उसको continuous बोलते हैं और वो हमेशा किसके ऊपर बेटे, हमेशा सांड के ऊपर बैठा होता है, बुल के ऊपर बैठा होता है, रेड बुल के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि रेड बुल कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है। आप देखिए मैंने वही लिखा है, पीरियोडिक एट द एंड ऑफ द पीरियड अकाउंटेंट इज लेजी। मैंने कहा इसका जो अकाउंटेंट है वो लेजी है और इसका जो अकाउंटेंट है कौन है? इफ आई से परपीचुअल मींस एट एवरी मोमेंट यू आर पासिंग द एंट्री। तो बेटे वहीं से कंसेप्ट निकला ना वेटेड एवरेज प्राइस का। वेटेड एवरेज प्राइस में देयर आर टू कंसेप्ट्स, एक तो एवरेज है, एक तो पीरियोडिक एवरेज निकाल सकते हैं, पीरियोडिक वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बड़ा ईजी है। एंड सेकेंड इज यू कैन कैलकुलेट कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज। ना थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस में हल्का सा टाइम लगता है इजी वो भी। तो मैंने वही कहा ये कॉन्टिन्यूस है तो बेटे वो क्या हाइपर एक्टिव है, ये लेजी है। इन्वेंट्री वैल्यूज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। बेटे जब पीरियड खत्म हो जाता है तो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज एज पर पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। एंड हेयर हर एक सेकंड के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप अलग से कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन होगी। बेटे मेरिट्स और डीमेरिट्स आज ये मुद्दा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस। आज बेटे मुझे बताना है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो आइए जी, आइए एक बार इसको देख लें दोबारा से, इसी क्वेश्चन को, कैप्लन के क्वेश्चन को। ऑन 1 जुलाई Pintu has 10 items of Pintu has 10 items on inventory at a cost of 8.50. Pintu then made the following purchases and sales during a 6-month period. बेटे आपको बिगिनिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 10 यूनिट। आपने अपनी कहानी शुरू की 10 यूनिट से बेटे, 10 यूनिट से।
फिर बीच बीच में आप खरीदते रहे, देखो 10 यूनिट, फिर बीच में परचेज किया, फिर सेल किया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया। देख लीजिए ये बेटे परचेजेस दी हुई है, दीज आर परचेजेस, ये बेटे ये परचेजेस हैं, ठीक है। और नीचे देखिए आपको सेल्स गिवन है, दीज आर सेल्स। आराम से अगर आप देखें तो 14 अक्टूबर को परचेज किया है, फिर नवंबर को किया, फिर दिसंबर को किया, सेल अगस्त में किया, अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, दिसंबर में किया। बेटे यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट पहले आ रही है, क्योंकि आपको उसकी एंट्री पहले करनी है। बट इफ, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन है क्या। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग पीरियोडिक वेटेड एवरेज एंड कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज कॉस्ट। बड़ा सिंपल है बेटे, आपको पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है और कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जो क्लोजिंग स्टॉक में आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, हम आराम से करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट रुकता हूं। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 10, थोड़ा सा मेहनत लगेगी तो कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज भी लगने वाली है। पीरियोडिक तो बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स हम कंप्लीट कर सकते हैं, और उसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पीरियोडिक समझा भी दूंगा। आपके लिए मैं रुका हुआ हूं, आप 1 मिनट लगाइए और सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। बेटे आप देखिए कि आपने परचेज कितनी की है, 3 परचेज की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 3 ट्रांजैक्शंस हैं परचेजेस की। देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेजेस, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आप सेल्स देखें तो 4 ट्रांजैक्शंस हैं सेल्स की। देयर आर 4 ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स, 4 ट्रांजैक्शन सेल्स की हैं, 3 ट्रांजैक्शन परचेजेस की हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। बेटे पीरियोडिक तो बहुत ही सिंपल है, जब एक पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू नाम सुना है आपने कभी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। बेटा सिग्मा डब्ल्यू जगह यहाँ पर होती है क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, ऊपर वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी, बेटे न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में यूनिट्स आएंगे। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, घबराना किस बात का है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने यहाँ पे हूँ, परचेजेस में आ गया हूँ। परचेजेस में मेरे को यहाँ पर बस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऐड करनी है। अगर मैं ओपनिंग की वैल्यू ऐड कर दूँ, ओपनिंग की, तो बेटे मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल है जी 10 आइटम्स हैं 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो मैं 10 लिख दिया है 8 रुपये 50 पैसे के बेसिस में, यहाँ पर 85 लिख दिया है। आप देखिए क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है, 10 8 50 85, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। बिकॉज व्हेन आई से वेटेड एवरेज इट मीन्स मैं सारा का सारा परचेज और सारी की सारी ओपनिंग को मिक्स करके एक पूरी बड़ी सी केतली में डाल दूंगा, मिक्सचर बना दूंगा और उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी मैंने लिख दिया, करंट ईयर परचेजेस आपके पास है ही, तो आप बताइए टोटल कितना आ गया जी, 555 साबुन लाना, 555 प्लस 85 दैट कम्स टू 640। देखिए सर, दिस फिगर इज कमिंग एज 640। ये जो फिगर आ रही है, ये जो फिगर आ रही है बेटे, ये 640 आ रही है, चेक करो जी। और यूनिट्स कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं बेटे, क्योंकि ये 10 यूनिट्स ये भी ऐड हो गए, 60 पहले थे, 70 आ रहे हैं, ये ऐड हो गई 555 में। तो बेटे आंसर भी आ गया 640 अपॉन 70 डिवाइडेड बाय 70। बेटे ये आ गया 9.14। दिस इज द पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट। इट मीन्स कोई भी यूनिट्स इशू होंगे, कोई भी यूनिट सेल होंगे, मैं उनको 9 रुपये 14 पैसे के हिसाब से सेल करूंगा। नो डाउट मैंने कोई भी यूनिट 9 रुपीज़ 14 पैसे में नहीं खरीदा। बेटे वेटेड एवरेज की खासियत ही यही है कि प्राइस कुछ अलग ही आता है, अजीब सा आता है, डेसिमल्स में आता है, जो आपने पहले रियलिटी में उसमें कोई परचेस नहीं किया होता। यही आंसर है बेटे, आराम से आप चेक कर लीजिए। अब मेन मेहनत लगनी है हमारी
कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज कॉस्ट में। तो आइए जी, कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज कॉस्ट में आपको ये देखना है सेल। तो बेटे पहले अगस्त आ रहा है, पहले अगस्त है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, पहले फर्स्ट यहाँ डाल रहा हूँ अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर है, यहाँ 14 अक्टूबर है और यहाँ पे 20 अक्टूबर है, तो फिर परचेज हुई बेटे 14 अक्टूबर को। फिर थर्ड नंबर में यहाँ डाल रहा हूँ 20 अक्टूबर, फिर फोर्थ नंबर में डाल रहा हूँ 22 नवंबर है, और यहाँ देखिए ठीक है जी, फोर्थ ही आ गया 22 नवंबर, और फिर 30 नवंबर फिफ्थ आइटम आ गई, और 13 दिसंबर 6 आ गया, और 24 दिसंबर 7 आ गया। बेटा 7 ट्रांजैक्शंस हैं। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं सर ने ये आगे पीछे ट्रांजैक्शंस क्यों कर दिए। अभी देखना बेटे, अभी देखना, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरी बात आप सुनोगे ना तो फायदे में रहने वाले हो। आप जल्दी से अपना रजिस्टर खोल लो, हम इसी रजिस्टर में इसी फॉर्मेट में करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, हम इसमें आराम से करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको निकालिए और मैं आपको आराम से ये क्वेश्चन कराऊं। देखिए जी, पहले आप देख लीजिए 1 जुलाई को, ये फॉर्मेट तो बेटे हम सबने बना ही लिया था, वेटेड एवरेज कॉन्टिन्यूअस मेथड में हमें ये फॉर्मेट लगाना है, ठीक है जी। 1 जुलाई, तो मैं लिख दिया जी जुलाई 1। जुलाई 1 को बेटे ओपनिंग स्टॉक है और उसकी एंट्री हम कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटे, क्वांटिटी में 10 यूनिट है और कॉस्ट $8.50, $8.50 है, और $85 यहां पे लिख दिया। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जुलाई 1 ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद मुझे अभी देखना है जो मैंने नंबरिंग की थी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कि भैया कौन सी डेट पहले आ रही है, क्योंकि जिस दिन जो घटना पहले होगी मैं उसी दिन वो घटना करूंगा। तो नेक्स्ट मैं अगर देखूं, फर्स्ट आइटम है बेटा 23 अगस्त को, अगस्त 23 आप चेक कर लीजिए, सेल किया बेटे इसमें, और सेल भी 7 यूनिट्स की है बेटे। तो मैं जनरली अपने आप को समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, सेल को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब सवाल आता है कि मैंने कितने के बेचने हैं। अब बेटे एक ही है प्राइस, एक ही यूनिट है, एक ही तरह का क्वांटिटी है, तो उसका वेटेड एवरेज भी सेम होगा। वेटेड एवरेज तो तब चेंज होता है ना जब कम से कम 2 तरह के अलग अलग तरह के प्राइस वाले यूनिट्स आपने परचेज किए हो। तो इसमें तो वेटेड एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं है। आई विल बी सेलिंग एट 8.5। तो आइए जी देखते हैं, 7 × 8.5 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं बेटा, ये देखो कैलकुलेटर है मेरे पास, 59.50। और आप नहीं कर रहे क्योंकि आप समझदार हो, आपके पास कैलकुलेटर तो है भी नहीं और आपको सब आता है। कोई बात नहीं, बैठो, दोबारा एग्जामिनेशन फीस देना। बेटा अगस्त 23 तक मैंने एंट्री पास कर दी है, मैं आ गया सेकेंड एंट्री की तरफ। उसके बाद आता है जी 14 अक्टूबर, अक्टूबर 14 मैंने परचेज किया सर। उसमें आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने अभी नंबरिंग करके दिखाई है आपको। परचेज कितने यूनिट्स किए, 15 यूनिट्स। अच्छा बैलेंस कितने रह गए, यहां 3। अब मैंने परचेज कितने किए, 15। किस रेट में परचेज किए, 9 रुपए के हिसाब से। अब देखो ये जो कॉलम मैंने बनाया ना, जगह बनाई है इसीलिए बनाई है कि आप कैलकुलेशन कर लें। 3 यूनिट्स रह गए थे तो इसकी कॉस्ट भी निकाल लेते, कितनी रह गई थी, 85 माइनस 59.5, ये आ गई बेटे, ये आ गई 25.50। ठीक है जी। अब देखिए 25.50 प्लस 15 × 9, यहां लिख देते हैं 135, यहां भी लिख देते हैं 135 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि दोनों का टोटल 18 है। तो प्लस 25.5 डिवाइडेड बाय 18 दैट कम्स टू 8.91। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं 8.916 से तो मैं 8.92 उन्होंने ले लिया है, कोई बात नहीं। 8.92 × 18 करेंगे तो ये आ रहा है जी 160.5। आराम से बेटे, ये देखो जी 160.5 तक हमने कैलकुलेट कर लिया, 160.5 तक। बेटे ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10th कर रहे हैं, जिस तरह से मैं करा रहा हूं इस तरह से इस दुनिया में कोई करा नहीं सकता। आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज समझ आएगा। मैंने आपको लॉजिक बताया,
कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज में मैं 3 ट्रांजैक्शंस कर चुका हूं, टोटल 8 ट्रांजैक्शंस हैं। ओपनिंग स्टॉक की 1 ट्रांजैक्शन थी, परचेज सेल की 7 थी, 2 मैं कर चुका हूं, 5 ट्रांजैक्शंस अभी बाकी हैं। आपको मैं तरीका बता रहा हूं दैट हाउ एट एवरी ट्रांजैक्शन यू विल कैलकुलेट द कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज प्राइस। किस तरह से हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। अक्टूबर 14 तारीख के बाद अगर आप देखें तो बेटे 20 अक्टूबर की एक हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है। अक्टूबर 20 सेल हुआ बेटा, सेल्स हुआ है अक्टूबर 20 में, सेल हुआ बेटे। अच्छा यहां तक टोटल कर लें बेटे, 18 यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट ये है। सेल कितना किया बेटे, सेल कितना किया है, सेल 10 यूनिट्स किए जी। अब आप ये बताइए ये जो सेल आपने किया होगा ये 10 यूनिट किस रेट पे किया होगा बेटे, वही वेटेड एवरेज प्राइस जो आपने अभी भी इससे पहले कैलकुलेट किया 8.91 का, ठीक है जी। तो यहां पर 8 बच गया तो इसको हमने 8.91 से दिया होगा, ठीक है जी। तो आप आ जाइए 8.91 इंटू 10 इज इक्वल टू 89.10 और ये लेस कर दें अगर हम तो बेटा यहां पर देखिए क्या लिखा 160.5 माइनस 89.1 ये आ गया बेटे 71.40। आराम से देखिए डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा 5-10 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप उसकी टेंशन मत लें। बाकी दी गल्ला छो, दिल साफ होना चाहिए बेटे। मैंने अक्टूबर 20 तक की ट्रांजैक्शन कर दी, मेरे पास 8 यूनिट पड़े हुए हैं स्टोर्स में और उसमें कीमत है 71.40 की। आराम से आप देख लें, मैं कोई जल्दी में हूं नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उसमें प्राइस भी 8.92 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी अक्टूबर 20 के बाद अगर आप देखें तो 22 नवंबर 22 बेटे, नवंबर 22 में आपने परचेज किया है बेटे, परचेज किया है 25 यूनिट्स और किस रेट में खरीदे बेटे, 9 रुपए 20 पैसे के बेसिस में। आराम से तो मैंने यहां लिखा दी 25 इंटू 9.2 ये आ गया जी 230। Now I will calculate that how much is the weighted price after this transaction because I am following continuous weighted average price method। continuous weighted average price का मतलब है कि आप रेड बुल के ऊपर बैठे हुए हैं बेटे, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, रेड बुल पे बैठे हैं, सांड पे बैठे हैं। तो चलिए जी आप निकालिए, आप बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 71.40 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 33 वैल्यू अपॉन यूनिट्स। बड़ा सिंपल है जी, कुछ ज्यादा है नहीं। मैंने कहा था है सिंपल, थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कोई घबराने की बात है नहीं। 9.133 9.133 9.133 9.133 तो यहां पर आ गया जी 228.33 228 या 230 ले लीजिए, कोई बात नहीं, उन्होंने 230 ले लिया, कोई टेंशन नहीं। 228.33 थोड़ा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, 230 ही ले लें और 9 रुपये 20 पैसे, बहुत बढ़िया, 9 रुपये 20 पैसे ले लिया उन्होंने। 230 तो है ही, 301 309 रुपये 13 पैसे, ठीक है, हमारा भी 9 रुपये 13 पैसे। ये कैसे आ रहा है जी, ये आ गया जी आपका 9.133 इंटू 33 301 आ रहा है सर, मेरी गलती है, मैंने गलती से यहां पे लिख दिया है। ये बेटा 301 ही है, 301.38। लो जी हम बना रहे हैं इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मेट और मैंने आपके सामने सेल्स परचेज लिख दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि हम किस तरह से कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द वेटेड एवरेज प्राइस। तो इसी तरह से बेटे आगे चलना है, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। मैंने नवंबर 22 तक कर दिया है, अभी 3-4 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आई थिंक आप 3-4 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मुश्किल थोड़ी है। आपको एक तरीका बता दिया है, फॉर्मेट बता दिया, कंसेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मैं एक नई बात करूंगा,
आप प्लीज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, आपके पास कैप्लॉन है, उसका आंसर भी लास्ट में दिया हुआ है, बट पहले आप खुद ट्राई करें 3 ट्रांजैक्शंस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.